यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वहाँ से उसका बटन दबाइए, स्पीकर का वेरी गुड इवनिंग वो बच्चे, बड़ा वेरी वाला गुड इवनिंग। आपके सामने हाथ के, अरे माउस से नहीं। हाँ बच्चों, डाउट है कोई किसी को? बच्चों डाउट्स है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? सर आ गई सर। सर आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। डाउट है बच्चों कोई? सर लिंक भेज दीजिए वेबसाइट पर, लैग हो रही है मीटिंग। एक सेकंड बच्चों, लिंक भिजवाता हूँ। हाँ बच्चों, चलो अभी लिंक पहुंच जाएगा। जिसको लिंक से ज्वाइन करना हो वो लिंक से ज्वाइन कर लेना। सर वही चीज पूछनी है जो आपने कहा था ना, अल्कोहल्स कराते हुए आप कराओगे कि क्या? H2O कभी तो डिटैच हो जाता है और कभी अटैच्ड ही रहता है। अच्छा, जबकि अटैच्ड, वो catalyst अटैच्ड। है। देखो बच्चे, H2O जो है वो डिटैच होगा, लेकिन अगर कोई लोन पेयर एक्सेप्टर है तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपने साथ होल्ड करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? सर एक बार रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं बच्चे, H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। यस सर। कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इलेक्ट्रॉन जो चाहता है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ होल्ड करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के लोन पेयर को होल्ड कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना होता है, उसकी वजह से वो निकल कर भी जा रहा होगा। तो वहां पर दोनों ही फिनोमेना होते हैं। कुछ जगह कैटायन है या कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है या किसी एटम के पास ऑर्बिटल अवेलेबल है तो H2O उसके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि परमानेंसी है, वहां से वो डिटैच भी हो सकता है। ठीक है लक्ष्य? ओके सर। बच्चे ये एक सीधी सी बात समझो, जैसे अगर तुम्हारी बात करूं, तुम अगर मिट्टी में हाथ डालो तो मिट्टी हाथों पर चिपक जाएगी या नहीं? चिपकेगी सर। चिपकेगी। तो वो डिटैच हो सकती है या नहीं हो सकती है? हाथ से अलग हो सकती है नहीं? झाड़ेंगे तो सर हो भी जाएगी। हो जाएगी, हो भी सकती है। तो उसकी बाइंडिंग जो है वो कैसी है? वीक बाइंडिंग है, लेकिन हाथ की सरफेस पर कुछ तो ऐसा है ना जो उसको होल्ड करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यस सर। तो वो अटैच भी रह सकता है, डिटैच भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हम कैसी कंडीशन देखना चाहते हैं। अगर मैं तुम्हें गंदा दिखाना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे हाथ पर मिट्टी चिपकी रहे, और अगर मैं चाहता हूं कि तुम साफ सुथरे हो तो तुमसे कहूंगा हाथ झाड़ लो, साफ हो जाओगे। सर मतलब जैसा रिएक्शन की डिमांड है वैसे कर दे। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर मैं कैसे कह सकता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लेता हूं, एक कार्बोकैटायन है मेरे पास, ये कार्बोकैटायन कहां से बना? Cl था, Cl से बना, तो इसमें से Cl अलग हुआ था ना, Cl माइनस निकल गया था बच्चों, यहां से Cl माइनस निकल गया, तभी तो ये बना है। अब मैं अल्कोहल बनाना चाहता हूं तो मैंने क्या करा? वाटर ले लिया। वाटर का लोन पेयर इस कार्बोकैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, क्या बना लेगा? CH3C, CH3, CH3OH,
H पॉजिटिव। अब बच्चों इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? अगर मैं स्ट्रक्चर फर्स्ट की बात कहूं और स्ट्रक्चर सेकंड की बात कहूं, कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला। क्यों? पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है। सेकंड ऑक्सीजन में है पॉजिटिव। क्या बच्चे? सेकंड में सर ऑक्सीजन। उसमें सेकंड वाले में ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव। हाँ तो सेकंड वाला ज्यादा, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ज्यादा फर्स्ट स्टेबल है। स्टेबल होगा। क्यों? बच्चों आंसर ये है, 2 ग्रेटर देन लोन पेयर कंप्लीशन। लोन पेयर नहीं बच्चों, क्या इसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है? नो सर। ये इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना। ऑक्सीजन का, ये कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहां पर कोई एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। हाइड्रोजन का डिप्लेट होता है, कार्बन की बात करा, कार्बन और ऑक्सीजन का सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है ना। यस सर। तो कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है? कंप्लीट। सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस सर। अगर सेकंड ज्यादा स्टेबल है तो 1 से 2 में प्रोसेस कैसी हो गई? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। पर वाटर का एसोसिएशन हो रहा है या नहीं? 4 है सर। हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस देखें, एक केस तो हमने ये देख लिया वाटर ऐड हो रहा है, दूसरा ये केस देख सकते हैं कि कहां पर वाटर निकल रहा है। देखो सर ये जो एग्जांपल्स हैं ये इसमें हम सर हम एल्कीन्स मतलब एल्काइल हैलाइड्स को बना रहे हैं हैलोजन एसिड्स का यूज करके ना। बच्चे यहाँ पर हेलो एल्केन से अल्कोहल बना रहे हैं। हेलो एल्केन से, हाँ हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाए जा सकते हैं। अब देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूल था, CH3C CH3OH। यहां से मैं H+ का एडिशन कराता हूं। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है बिकॉज़ वहां पे चार्ज नहीं है कोई। अच्छा बच्चे, रिएक्टेंट के साथ साथ मैंने H+ को भी लिया है। क्या सॉल्यूशन में सबस्ट्रेट के साथ H+ आयन है तो H+ आयन कुछ नहीं करेगा? करेगा सर। क्या करेगा? ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा उसके। अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इस अल्कोहल से जुड़ जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो गई ना। यस। अब हमारे पास क्या है, एसिडिक कंडीशन है और पोलर सॉल्वेंट है। तो हमारे पास अगर Cl- अवेलेबल है सॉल्यूशन में तो कौन ज्यादा स्टेबल है? H2O ज्यादा स्टेबल है, Cl- ज्यादा स्टेबल है? H2O। तो H2O यहां से निकल जाएगा और Cl यहां पर जुड़ जाएगा या नहीं? एक बार ये बता दो कि ये कैसे हुआ कि H2O निकल जाएगा, Cl- जुड़ जाएगा। बच्चे कौन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो रिएक्टिव है या जो स्टेबल है? जो रिएक्टिव है। अब H2O यहां से निकल सकता है और Cl यहां पर हमारे पास, अगर ये अलग हो जाता है तो हमारे पास सॉल्यूशन में H2O होगा और दूसरा Cl- होगा। यही तो होगा। यस सर। तो इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल है वो तो सॉल्यूशन में रह जाएगा और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अटैक करेगा। यस सर। तो कौन अटैक करेगा यहाँ पर? Cl-। तो Cl- अटैक करेगा तो ये इसको बना देगा या नहीं बना देगा? यस सर। तो यहां पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, -H2 हो रहा है।
पहले वाले केस में क्या देख रहा था, प्लस H2 हो रहा था। तो वाटर निकल भी सकता है, जुड़ भी सकता है। ये इस बात पर आपने अभी तक क्या बताया बच्चे? अजय राज बच्चे, मैं आपके डाउट ही ले रहा था, जिन बच्चों को जो भी डाउट थे उन वही डिस्कस कर रहा हूँ। एलाइलिक और बेंजाइलिक सर हैलोजिनेशन एक बार बता दीजिए। अच्छा, एलाइलिक और बेंजाइलिक। NBS वाला। अच्छा बच्चे, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन देखो, अगर मेरे पास कोई भी इस तरीके का सिस्टम है तो इस डबल बॉन्डेड सिस्टम के एडजेसेंट कार्बन, कौन से कार्बन बच्चों? एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, क्या एलाइलिक कार्बन कहलाएंगे? नहीं। यस सर। दिस वन इज आर एलाइलिक कार्बन, कह सकता हूं बच्चों। यस अब सर। इस एलाइलिक कार्बन पर हेलोजिनेशन कराने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं NBS के साथ HNu लेता हूं, मींस लाइट की प्रेजेंस में NBS की रिएक्शन कराता हूं, तो फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, हमें क्या मिल जाएगा? यहां पर Br जुड़ जाएगा, प्लस यहां पर Br जुड़ जाएगा। दोनों जगह एलाइलिक हो सकता है ना, आइदर यहां हो या यहां हो। यहां पर एलाइलिक फ्री रेडिकल जो है ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये मेजर बन जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। क्लियर है नहीं? यस सर। तो इसके मैकेनिज्म की बात कर रहा था मैं। बच्चे मैकेनिज्म की बात कर रहा था। यस सर। मैकेनिज्म बता देता हूं। देखना, NBS जो है यही होता है ना NBS। इसको मैंने यस सर। लाइट दी HNu, क्या हो गया? इसका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, क्या बन गया? सक्सिनिमाइड रेडिकल बन गया, प्लस Br रेडिकल बन गया। अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सपोज मेरे पास ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसके पास Br रेडिकल आया। इस Br रेडिकल ने एक H रेडिकल निकालना है, और वो वाला H रेडिकल निकलेगा जिससे बनने वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो एलाइलिक फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल तो कोई नहीं होगा फ्री रेडिकल इस मॉलिक्यूल में। यस सर। यस। अब ये एलाइलिक फ्री रेडिकल जो बना 2 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल, इसके पास NBS मॉलिक्यूल फिर आ गया। सॉल्यूशन में हमारे पास NBS था ही, तो NBr आया। ये एलाइलिक रेडिकल जो है इस Br को ले लेगा, Br रेडिकल को क्या बना लेगा? Br रेडिकल। क्लियर बच्चों? सर मतलब सर एक बार रिएक्शन के लिए दो मतलब NBS चाहिए होते हैं। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो बच्चों यहां पर NBS के ज्यादा मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, तो ब्रोमीन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा सर होगा। ज्यादा। अच्छा, ब्रोमीन ज्यादा अवेलेबल होगा। अगर कम अवेलेबल होगा ना, बिकॉज़ रिएक्ट कर रहा है। बच्चों अगर कोई चीज सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले उसका कंजम्पशन ज्यादा है, तो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो ब्रोमाइड रेडिकल की अवेलेबिलिटी क्या है? कम है। बात समझ में आ गई नहीं? यस सर। Yes, sir. अगर ब्रोमाइड रेडिकल की अवेलेबिलिटी कम है तो मोनोब्रोमिनेशन होगा, डाइब्रोमिनेशन होगा या पॉलीब्रोमिनेशन होगा? क्या होगा? सर मोनो होगा बस। तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट हमें मिल गया। और कहाँ हुआ ये ब्रोमिनेशन? एलाइलिक पोजीशन पर। क्लियर है?
यस सर सर। अब अगर लेकिन अगर बच्चे अगर यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन होती तो वहां पर सेम रिएक्शन होती। हाँ बच्चों क्या पूछ रहे हो? सर मैकेनिज्म सेम है इसका। सेम रहेगा, बेंजाइलिक। सेम रहेगा बच्चे, वहां पर बेंजाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर तो जब हमारी रिएक्शन शुरू होती है सर तब तो ब्रोमीन बहुत ज्यादा होता है, तो फिर तब पॉलीब्रोमिनेशन नहीं होता? बच्चे ब्रोमीन तो हमारा होगा, एनबीएस होगा सॉल्यूशन में, लेकिन एनबीएस जो है बच्चों पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा या कम? ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लेता हूं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, सर कम हो जाएगी। कम हो अच्छा नहीं, पूरे में कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, हाई टेम्परेचर पर या लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो मैं ये रिएक्शन अगर गैसियस फेज में कराता हूं तो ब्रोमाइड रेडिकल तो ज्यादा बनेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, पास होंगे या दूर होंगे? दूर होंगे। दूर। तो किसी मॉलिक्यूल पर के लिए ब्रोमाइड आयन की या ब्रोमाइड रेडिकल की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, कम। यस सर। बस क्लियर है बच्चों? यस सर। और कोई डाउट? सर कल टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि सर जो आयंस होते हैं सर वो गैसेस में और सर सॉल्यूशन में अलग अलग कैसे मतलब स्टेबिलिटी। कौन से आयन का? अमीन्स वगैरह का आया था एक क्वेश्चन। अच्छा, वो बच्चों बेसिक करेक्टर का ऑर्डर आया होगा ना? यस सर। हाँ, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर तो सर ने पढ़ाया भी होगा। अगर मेरे पास C2H5NH2 C2H5 होल ट्वाइस NH और C2H5 होल थ्राइस N प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है, तो इसको मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अगर मार्क कर दूं तो इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या देखते हैं? पहला केस देख रहे हैं बच्चों, इन गैस फेज। गैस फेज में तो बच्चों कोई और सॉल्वेंट का इफेक्ट तो आएगा नहीं, सॉल्वेंट होगा कुछ? नो सर। तो यहां पर लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी देखी जाएगी ना नाइट्रोजन की। यस सर। और कौन आसानी से अपना लोन पेयर दे सकता है? जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। यस सर। और सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी 1 इथाइल में, 2 इथाइल में, 3 इथाइल में, कब किसमें ज्यादा होगी? 3 तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, यही होगा। सर लेकिन इस केस में एक डाउट आता है कि सर जो हमारे पास थर्ड वाला है सर, उसमें जैसे 3 इथाइल ग्रुप्स लगे हैं बिल्कुल। सर जैसे कुछ SIP जैसा नहीं लगना शुरू हो जाएगा? क्या लग जाएगा? SIP जैसा सा कुछ सर, बच्चे बिकॉज एक 3 बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। बच्चे एक चीज बता, यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर के बेसिस पर है या लोन पेयर डोनर के बेसिस पर हमने देखा है? डोनर के बेसिस पे। डोनर के बेस पर। और कौन अच्छा डोनर होगा जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो नाइट्रोजन पर? ज्यादा हो। यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम, इन एक्वस फेज। अब एक्वस फेज में तो पानी में मिला दिया ना हमने, क्यों बच्चों? अगर मैंने पानी में मिला दिया तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ये। यस सर। अब अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो नाइट्रोजन के पास H इथाइल ये आ जाएंगे, 3 इथाइल, अमोनियम आयन बनेगा ना। यस सर। सेकंड वाले के केस में क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अमोनियम आयन बनेगा। और पहले वाले के केस में क्या बन जाएगा? NH H H, ये बन जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं? सर कम होगी। इस केस में और ज्यादा होगी, इस केस में और ज्यादा होगी। यस सर। लेकिन पहले वाले केस में स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो आएगा। यस सर।
नाइट्रोजन पर चार्ज डेंसिटी भी आएगी। तो कौन कौन से केस आ गए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस और नाइट्रोजन पर चार्ज डेंसिटी, 3 फैक्टर आ गए ना। यस सर। तो इन Yes, sir. तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, क्या मिलेगा? 2 3 1 2 3 1 STP, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड प्राइमरी। इथाइल के केस में ठीक है। तो एक्वस मीडिया में प्रोटॉन एक्सेप्टर के हिसाब से देखते हैं। हाँ बच्चे, तो मतलब पता कैसे चलेगा कि कब हमें प्रोटॉन एक्सेप्टर के हिसाब से देखना है? ये कि बच्चे हमें कब- अगर मैं पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं तो पानी से H+ आयन लेगा या नहीं लेगा? लेगा सर, लेगा। और अगर गैस फेज में तो H+ आयन कहां से लेगा? सही बात है। डोनर से। अवेलेबल ही ठीक नहीं है। होगा, अवेलेबल ही ठीक नहीं है। होगा ना। यस सर। सर मतलब सर ऑर्डर कैसे आया सर? कौन सा? सर तीनों में से हमने डिसाइड कैसे किया कौन सा प्रायोर है? बच्चे ये तो याद रखना पड़ेगा, ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है। मैंने कौन कौन से बताए? स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तीसरा स्टेरिक ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तीनों इफेक्ट को का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। तो बच्चे वो तो कंबाइंड याद इफेक्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए इस ऑर्डर को याद रखना पड़ता है। ओके सर। तो STP है ना, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसके लिए है बच्चों STP है? इथाइल के केस में, फॉर इथाइल एमीन्स। इथाइल एमीन्स के लिए क्या है? STP। अगर मिथाइल अमीन होता तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी हो जाता। ओके सर। सर तो जब हम SIP इफेक्ट देखते हैं तो उस केस में हम उसको गैसियस में देखते हैं फिर एक्वस में देखते हैं? बच्चे प्रोटोनेशन कहाँ होगा? सर प्रोटोनेशन तो उसमें होगा, एक्वस में। सॉल्यूशन में होगा ना। यस सर, ठीक है सर। चलो अब आगे कंटिन्यू करें। यस लेकिन सर वो कभी फिर वो गैसियस फेज वाला क्यों है ऑर्डर? एक बात बताओ बच्चे, NH3 क्या HCl के साथ रिएक्ट कर सकती है या नहीं? यस सर। क्या बनाएगी? अमोनिया प्लस क्लोराइड आयन। NH4Cl बनाएगी ना। ये कौन कौन घुंघरू बजा रहा है बच्चों? NH3HCl के साथ क्या बनाएगी? NH4Cl। बच्चों ये NH3 एक्वस और HCl एक्वस क्या था? तो मैं अमोनियम और क्लोराइड आयन कह सकता था। बच्चों अगर मैं NH3 एक्वस कहता हूं, इट मींस ये NH3 नहीं है, ये क्या है? NH4OH है, एक्वस। पानी में क्या है? NH वाटर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल NH3 के साथ जुड़कर किस में कन्वर्ट हो गए? NH4OH में। ये क्या हो गया? बेस। और HCl एक्वस मीडियम में क्या होगा? H+ आयन प्लस Cl माइनस एक्वस में अवेलेबल होगा। ये क्या होगा? एसिड। तो ये क्या करेगा? H2O निकाल देगा, NH4 आयन और Cl आयन सॉल्यूशन में रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं कभी ऐसा कहता हूं कि मेरे पास HCl गैस निकल रही है किसी रिएक्शन में, उसके ऊपर अगर मैं अमोनिया से में डिप की हुई रॉड लेकर आता हूं, तब ये रिएक्शन होगी। अमोनिया क्या फॉर्म में बच्चों? लिक्विड है, एक्वस नहीं कह रहा हूं। कौन सी है? अमोनिया लिक्विड है, एक्वस नहीं कह रहा हूं। अमोनिया लिक्विड और एक्वस में अंतर है। अंतर पता है क्या है? यस सर, एक में पानी घुला हुआ, दूसरे में नहीं घुला हुआ। नहीं है। ये मैं ले रहा हूं गैसियस। HCl गैस है, अब ये एसिड नहीं है, लेकिन यहां पर ये क्या करेंगे? आपस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। यहां पर HCl क्या है? एसिड है या नहीं? तो सर नो सर नहीं है। लेकिन NH3 के पास क्या है? एक लोन पेयर है या नहीं? यस सर। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। यस सर। नाइट्रोजन Yes, sir. अपना लोन पेयर किसको देगा? हाइड्रोजन को।
किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम आयन में। और उसके साथ क्या एसोसिएटेड रहेगा? क्लोराइड आयन। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूं अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स फ्यूम्स फॉर्म होंगी। मींस अगर हम कोई ऐसी रिएक्शन देखें जिसमें HCl गैस निकल रही थी, उसके ऊपर इस अमोनिया लिक्विड में डूबी हुई रॉड या ग्लास रॉड लेकर जाए, तो उसमें से ऊपर को हमें क्या दिखाई देंगी? वाइट फ्यूम्स। वाइट फ्यूम्स। ये है NH3। सर गैस हुआ तब भी तो हो जाएगा ना? क्या सर अगर अमोनिया गैस हुई तब भी तो हो जाएगी ना रिएक्शन? अमोनिया गैस हुआ तब भी रिएक्शन हो जाएगी? हाँ बच्चे, तब भी रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल तब भी रिएक्शन हो जाएगी। तब भी ये रिएक्शन इसी फॉर्मेट में होगी। ओके सर। तब ये नाइट्रोजन कैसा है? लोन पेयर डोनर। ठीक है। तो एसिड को और बेस को बच्चों केवल प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन डोनर, OH आयन डोनर, केवल इन दो तरीकों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तीन अलग अलग थ्योरी है। आर्रेनियस थ्योरी है, ब्रोंस्टेड थ्योरी है और लुईस थ्योरी है। तो एक थ्योरी कोई सफिशिएंट थ्योरी नहीं है, इसीलिए तीनों थ्योरी में से जो काम की होती है उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। चलो, प्रीवियस क्लास में बच्चों हम जो चीज पढ़ रहे थे, सर तीनों सही है। क्या सर तीनों थ्योरी सही है। हाँ, तीनों थ्योरी सही है, कोई भी अपने आप में सफिशिएंट थ्योरी नहीं है। ओके सर। बच्चों तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नहीं आती है या तुमने केमिस्ट्री कम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी कम पढ़ी है? कौन सी बात सही है? सर अभी पढ़ाई नहीं गई है सर पूरी। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम पढ़ी है। क्यों कम पढ़ी है? पूरी नहीं आती है, क्या ये बात गलत है? सर एक्चुअली दिक्कत क्या थी ये हमारे भी साथ, सही है। हमने जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना, किसी टीचर से कोई पार्ट किसी टीचर से पढ़ा, कोई पार्ट किसी टीचर से पढ़ा, तो कोई टीचर कोई पार्ट कब पढ़ाता है, कोई टीचर कोई पार्ट कब पढ़ाता है, तो आधे आधे लक्ष्य- पार्ट छूट गए। लक्ष्य, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको पूरी नहीं आती है या आपने पूरी नहीं पढ़ी है, मतलब तो एक ही है ना, इनकम्प्लीट है। दोनों बात सही है सर। दोनों बात दोनों सही है। हाँ, वो दोनों बात सही तो वैसे ही आर्रेनियस थ्योरी हो या ब्रोंस्टेड थ्योरी हो या ये लुईस थ्योरी हो, कोई भी अपने आप में सफिशिएंट थ्योरी नहीं है, सही है। जहां जिसकी जरूरत होती है उसे यूज कर लेते हैं। यस क्या सर। कन्या 11th में GOC नहीं हुआ है? सो आइसो भी, आइसोमेरेज में एंड आइसो भी, आइसोमेरेज में नहीं हुआ है। कोई बात नहीं बच्चे, देखो आप में से कुछ बच्चे शायद नीट वाले भी होंगे। मैं एक चीज सीधी सी बात जानता हूं, अगर मुझे प्लांट उगाना है तो मेरे पास सबसे आसान तरीका यह है कि मैं उसका सीड को जर्मिनेट करवाऊं, सीड डाल दूं और वो स्लोली जर्मिनेट करे। दूसरा और कोई तरीका है बच्चों अगर मेरे पास सीड नहीं है तब? सर प्लांट सर बाकी मेथड सर जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह होता है ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है बच्चों? सर, उसका मतलब ब्रांच काट के उसको सॉइल में डाला जाता है। सॉइल में डाला जाता है या किसी प्लांट की स्टेम हाँ, पर ये सब फिक्स किसी कर के दिया जाता प्लांट है? के स्टेम में डाला जाता है। हाँ, मेरे पास एक प्लांट की स्टेम है, यहां पर मैंने एक ग्राफ्टिंग करी किसी और प्लांट की, मतलब प्लांट की स्टेम की ग्राफ्टिंग कर दी है। इससे क्या होगा? सर एक नया प्लांट बन जाएगा। एक नया प्लांट निकलेगा। यहां पर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी, ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर रूट्स भी डेवलप होने लगेंगी ना कुछ। यस सर। फिक्स होने के साथ साथ बाद में मैं इस पार्ट को कट करके जमीन में लगा दूंगा। यस सर। तो बच्चों कौन सा तरीका जल्दी प्लांट डेवलप करने का है, ग्राफ्टिंग या सीडिंग? सर नीट का कोई नहीं है। ग्राफ्टिंग सर। ग्राफ्टिंग मतलब उसमें दोनों है। नीट का कोई नहीं है क्या बच्चे? सर। नीट सर ये JEE का अच्छा चलो बैच है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये बेसिक चीजें हम सब समझते हैं। मतलब ये मेथड अच्छा है ना प्लांट सीडिंग से?
यस सर। अच्छा, हाँ सर। इसमें मतलब दोनों तरफ ग्रोथ हो रही है, ऊपर भी ग्रोथ हो रही है, नीचे भी ग्रोथ हो रही है, ऐसा ही है ना? यस सर। लेकिन इसमें दूसरा वाला प्लांट तो खराब हुआ गया अगर उसको अपन ने काट के डाला तो। बच्चे मैंने उसके एक पार्ट पर लगाया था, बड़े से पौधे के एक छोटी प्लांट पर लगाया है मैंने। ओके सर। तो मैंने पूरे प्लांट को बर्बाद नहीं किया, बस इसको यूज किया है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जिस पार्ट को ग्राफ्ट किया गया था, ये तुम लोग हो। अब तुम्हें जल्दी डेवलप करना है तो तुम्हारे पास एक तरीका है कि ऊपर भी ग्रोथ करो, नीचे भी ग्रोथ करो, यही तरीका है ना? कहने का मतलब है आगे की चीजें भी पढ़ते रहो और पीछे के जो कंसेप्ट हैं जो आपको लगता है 11th के वीक थे, नहीं समझ में आए थे, नहीं कवर हो पाए थे या कवर कर लिए थे, अब उतनी क्लैरिटी नहीं है, तो धीरे धीरे पीछे भी डेवलप करो, आगे भी डेवलप करो। आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम केवल आगे बढ़ते रहें। क्लियर है बच्चों? यस। बस मुझे बच्चों यही समझाना था। तो जब हमारे पास टाइम कम है तो हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। जो 12th की चीजें हैं पहले उनको कवर करते रहेंगे, उसके अलावा जो भी टाइम मिलेगा हम 11th की कुछ कुछ चीजें रिवाइज करते रहेंगे जिससे कि हम ज्यादा अच्छा कवर कर पाए। चलो बच्चों, हेलो एसिड वाला केस तो हमने देख लिया था और सबसे लास्ट में लुकास रिएजेंट के बारे में बात की थी, ध्यान है? HCl प्लस ZnCl2। HCl प्लस ZnCl2 कैसा है बच्चों? हाइड्रस। एनहाइड्रस। सर इधर AlCl3 भी ले सकते हैं बच्चे, वो लुकास रिएजेंट नहीं कहलाएगा सर। नहीं, वैसे रिएक्शन में ले सकते हैं। ले सकते हैं बच्चे, ले सकते हैं, वो भी लोइस एसिड है, वो भी Yes, लोइस एसिड है, ले सकते हैं। लेकिन लुकास रिएजेंट में HCl के साथ हम क्या ले रहे हैं? ZnCl2। किस काम के लिए यूज कर रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में और साथ के साथ हेलो एल्केन अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने में। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट बच्चों हमारा जो है वो है फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड हम देखते हैं PCl3 और PCl5। ऊपर से बच्चों एक सेकेंड, सर लुकास टेस्ट हम अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। आंसर दूसरी कौन सी चीज थी? दूसरा है बच्चे, हम उसको यूज कर रहे हैं हेलो एल्केन के बनाने के लिए। देखना, अगर मेरे पास CH3 CH3 OH है, इसकी रिएक्शन बच्चों अगर मैं HCl के साथ कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH3 एंड Cl मिलेगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो मैंने क्या करा, एक एल्कोहल लिया, एल्कोहल से क्या बना लिया? हेलो एल्केन बना लिया। यस सर। तो मुझे एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का मेथड पता चल गया एक तो, और दूसरा क्या हुआ, इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है। अब बच्चों कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं वो हमने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल इस रिजल्ट को मींस हेलो एल्केन को 15-20 मिनट बाद देगा, वो टाइम लगाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ वो रिएक्शन 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल है तो रिएक्शन इंस्टेंटली हो जाएगी। सर ये भी आता है ना? हाँ बिल्कुल बच्चे, पता कैसे चलेगा कि प्राइमरी कब था, सेकेंडरी कब था, टर्शियरी कब था, कैसे पता लगाएंगे? सर टाइम का ऑर्डर आता है ना कि 10 मिनट 20 मिनट, ये भी आता है ना? नहीं, मतलब टाइम लैग भी तो होगा ना, जैसे टर्शियरी के साथ इंस्टेंटली हो रही है, सेकेंडरी के साथ इंस्टेंटली नहीं हो पाएगी, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा ना उसे रिएक्शन को होने में। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो होगा ना, कितनी स्पीड से हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, कितनी तेजी से हो रही है। अब बच्चों एक चीज समझना, क्या एल्कोहल्स वाटर सॉल्युबल होते हैं या नहीं?
हैं सर। होते हैं ना? वाटर सॉल्युबल। और अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो ये वाटर सॉल्युबल होंगे या नहीं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या क्लोरो इसमें, क्लोरो आइसोप्रोपेन में? नो सर। नो सर। नहीं हो सकती है। तो वाटर क्या है? वाटर मतलब मैं ये कह रहा हूं मेरे पास सॉल्यूशन था, एल्कोहलिक सॉल्यूशन वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन, उसमें मैंने किसके साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl ऐड कर दिया, हेलो एल्केन बना। और हेलो एल्केन क्या था, सॉल्यूशन में वाटर में इनसॉल्युबल था। तो क्या होगा बच्चों, ऑयली अपीयरेंस, ऑयली अपीयरेंस देगा या नहीं? यस सर। बच्चों एक चीज समझना, अगर कोई मछली मर जाए तो पानी में डूब जाती है, तैरने लगती है, तैरती है ऊपर? रहती है। ऊपर आ जाती है सर। पानी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, या तो वाटर कंटेंट है उसकी बॉडी में, और दूसरा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए पानी के ऊपर तैर जाते हैं। तो ये क्या होंगे बच्चों, हेलो एल्केन बने, वाटर इंसॉल्युबल है, डेंसिटी वाटर से कम है, तो पानी के ऊपर आ जाएंगे। यस सर। पानी क्या बच्चे? सर मेथनॉल और इथेनॉल के अलावा बाकी सब तो कहते हैं अल्कोहल इंसॉल्युबल ही होता है। बच्चे एक बात बताओ, घर में सैनिटाइजर है या नहीं तुम्हारे? हाँ है। अच्छा, वो कौन सा वाला है, इथाइल अल्कोहल वाला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला? मतलब आइसोप्रोपाइल। एक लिक्विड वाला है या एक जेल वाला है? जेल वाला। जेल वाला। तो जेल वाले को जरा हाथ पर डालकर पानी मिलाकर देखना, मिलेगा या नहीं? बच्चे मिलेगा, मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चे, मिलेगा। सॉल्युबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे जब अल्कोहल पढ़ेंगे, लेकिन डिसॉल्व होते हैं। उसमें एड्रेस लेने का क्या रीजन होता है ZnCl2 को? एनहाइड्रस अगर नहीं लेंगे तो बच्चे ZnCl2 इसमें से ये Cl आयन को नहीं ले पाएगा। क्यों सर? क्योंकि Zn को क्या चाहिए, अपना ये लुईस एसिड कैरेक्टर शो करना है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, तो HCl से, क्लोराइड से, आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर ये रिएक्शन भी तो वाटर में ही हो रही है। बच्चे पहले हमने क्या ले लिया, HCl को ZnCl2 में डिसॉल्व कर लिया ना। ओके, मतलब ZnCl2 को HCl में डाल दिया है। ठीक है सर। ठीक है सर, रिएक्शन होने के बाद हमें पता चल जाएगा। हाँ बच्चे, जैसे ही इंसॉल्युबल होगा मतलब ऑयली अपीयरेंस आएगा। अब पानी में तेल डालकर हम तेजी से हिलाएं तो पानी क्लियर होगा या उसमें टर्बिडिटी होगी? पानी क्लियर होगा या उसके अंदर धुंधलापन आ जाएगा ऑयल की वजह से? सर थोड़ा सा धुंधलापन आ जाएगा। धुंधलापन आ जाएगा। तो जैसे ही क्लोरो एल्केन या हेलो एल्केन बनेंगे तब उसमें सॉल्यूशन में धुंधलापन आएगा। इसका मतलब हम ये देखेंगे तुरंत टर्बिडिटी आई है, 5-10 मिनट बाद आई है, या बहुत देर, हमें 1 घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ा है। अगर काफी देर वेट करने के बाद आ रही है, इसका मतलब प्राइमरी है। 10-5 मिनट में आ रही है, इसका मतलब सेकेंडरी है। इंस्टेंटली आ रही है, इसका मतलब टर्शियरी अल्कोहल है। क्लियर? यस सर। अब फास्फोरस के हैलाइड बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक होता है PCl3 और एक दूसरा PCl5। ये दोनों आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। यस सर। अच्छा, यस सर। अब ये PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, PCl5 में फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब बच्चों अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। यही इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी 3p3। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यस। 3d होगा या नहीं? सर होगा, पर वैकेंट होगा। वैकेंट होगा। तो क्या फास्फोरस अपने डी, बच्चों आप में से किसी का ना माइक पर हवा लग रही है तो उस पर ना वो फ्लिकरिंग नॉइस सुनाई दे रही है, हवा की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही है।
तो अपना या तो माइक बंद कर लो या फैन बंद कर लो, जिसका भी माइक है, नॉइस आएगी वो सबको डिस्टर्ब करेगी। तो डी ऑर्बिटल क्या है बच्चों, अवेलेबल है लेकिन वैकेंट है। और डी ऑर्बिटल में क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं? कर सकता है। कर सकता है। अगर ये अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो ये हमारे काम की चीज है। देखना, फास्फोरस के पास 3 Cl एटम है। बच्चों ये किसका माइक है? बार बार बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। आर सर आपके एंड से आ रहा है सर, अभी किसी का नाम नहीं आ रहा है सर। मेरे एंड से ही आ रहा है बच्चे। वो मेरे पास तो फैन भी नहीं है सर, पता नहीं सर, बट किसी का नाम शो नहीं हो रहा माइक से। बच्चों कुछ के माइक तो ऑन है, जैसे अंकित का माइक ऑन है, कुछ बच्चों के माइक तो ऑन है, लेकिन किसके एंड से आ रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर एक बार सबको म्यूट कर दो। बच्चों सब अगर आपके एंड से आ रहा हो तो आपको नहीं सुनाई देता ना। हाँ हाँ हाँ, सर कभी सेंटर से आ रहा है। तुम्हें सुनाई दिया? हाँ वो फूंक की आवाज आ रही है क्योंकि मैं फूंक मार रहा हूँ। चलो चलो, अब बच्चों ये फास्फोरस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। यस सर। तो फास्फोरस इन इट्स हैलाइड्स is इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहा जा सकता है या नहीं? अपने हैलाइड में फास्फोरस, हमने हैलाइड में, चाहे वो PCl3 हो PCl5 में, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। यस सर। ऑक्सीजन, अपने ऑक्सीजन का लोन पेयर, फास्फोरस के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है। यस सर। क्या होगा? R O Cl Cl Cl, इधर H, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से प्रोटॉन डिटैच हो जाएगा, यही तो हो सकता है। या R बॉन्ड, R पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। यहां से मैं कह रहा हूं Cl अलग हो गया सबसे पहले, ROH P Cl Cl, Cl आयन इससे अलग हो गया। ठीक है। नाउ ये Cl आयन जो अलग हुआ है, ये Cl आयन का लोन पेयर R पर अटैक करेगा और ये RO बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बन जाएगा? RCl प्लस PO, Cl और Cl बन जाएगा। ठीक है बच्चों? तो जो Cl माइनस है वो O प्लस पे अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्या बच्चों? जो Cl माइनस है वो O प्लस पे अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि O पे तो पॉजिटिव चार्ज है। O पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? कंप्लीट है सर। कंप्लीट है। अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? उसने जिसको दे रखे हैं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ बच्चों, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है?
नहीं सर। तो ये क्लोरीन अपना लोन पेयर क्या ऑक्सीजन को दे पाएगा? नहीं सर। नहीं दे पाएगा। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है, क्लोरीन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को नहीं दे सकता, लेकिन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। अगर ये बढ़ गई है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ज्यादा पोलराइज करेगा। यस सर। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, अगर मैं ये कहता हूं बच्चों, यहां पर मेरे पास है CH3O HP Cl और Cl, ये केस है जिसमें ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, मतलब अगर मैं ये कहूंगा तो कार्बन से इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है तब। यस सर। अगर ऐसा हुआ है तब क्या देखेंगे कि Cl माइनस का अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर हो सकता है या नहीं? अब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा? यस सर। तो Cl माइनस इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा या नहीं? यस सर। कार्बन पर अटैक कर पाएगा। और अगर ये कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इस बॉन्ड को इधर तोड़कर धक्का मार दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा कि रख अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। ज्यादा ताकत थी ना, छीन सकता था, रख अपने पास। ठीक है सर। क्लियर है बच्चों? बच्चों बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। आ गई सर। अच्छा, RCl बन गया। अब इसके बाद 2 क्लोरीन और बचे हैं ना अभी? यस सर। अच्छा, अगर इसके पास 2 क्लोरीन और बचे हैं, वो भी निकल जाएंगे? वो भी तो निकल जाएंगे ना, Cl। यस। तो यहां से OH जुड़ जाएगा, यहां से OH जुड़ जाएगा, मींस H2PO3 बन जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा? RCl मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो Cl क्यों निकल रहे हैं सर? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। भाई ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड छोटा है या ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड छोटा है? बच्चों ऑक्सीजन क्लोरीन। ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड छोटा है। नो सर। वो फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करूं और फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड की बात करूं, किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बच्चों? क्लोरीन वाले में सर। क्लोरीन में। इसमें L1 है, इसमें L2 है बॉन्ड लेंथ, तो मैं ये कह सकता हूं L2 ग्रेटर देन L1 होगा। यस सर। यस सर। पी फॉस्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल है, d पाई p पाई बॉन्डिंग हो सकती है। लूज होगी। क्या बच्चे? सर लूज बॉन्डिंग होगी। लूज बॉन्डिंग होगी। अच्छा बच्चे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में d पाई p पाई बॉन्डिंग होगी, और यहां पर फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल में, क्लोरीन के p ऑर्बिटल में, यहां पर भी d पाई p पाई बॉन्डिंग होगी। कौन सी d पाई p पाई स्ट्रॉन्ग होगी? दूसरे वाली सर। दूसरे वाली। अच्छा, बॉन्ड लंबा है, दूर दूर एटम है, तो पहली वाली। साइज कंपेरेबल है। साइज कैसे कंपेरेबल है? सर क्लोरीन फॉस्फोरस थोड़े आसपास के साइज के हैं। अच्छा, तो अगर मैं क्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपेयर करता हूं तब? सर नहीं, जैसे जब हम कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के साथ देखते थे, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, तो फॉस्फोरस का के पास 3d ऑर्बिटल होगा और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल होगा ना? यस सर। तो इनमें साइज डिफरेंस ज्यादा होगा। यस सर। अच्छा, अब जरा देखें, ये है फॉस्फोरस का d ऑर्बिटल, ठीक है? सर पहली बात तो ये क्लोरीन डबल बॉन्ड बनाता है। क्यों नहीं बनाता बच्चे? एरोमेटिक उसमें नहीं देखा है तुमने? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है या क्लोरीन या मेटा डायरेक्टिंग है?
सर क्लोरीन के पास में भी तो डी ऑर्बिटल है ना? क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल फील्ड है या वैकेंट है? वैकेंट। सर वो तो 7 बॉन्ड बनाते हैं। फील्ड है क्लोरीन वाले डी ऑर्बिटल क्लोरीन। फील्ड है। अरे अभी जरा ध्यान दो बच्चों, इसका पी ऑर्बिट, इसके डी ऑर्बिटल का देखो साइज, यहां से यहां तक लेंथ ये होगी 3d ऑर्बिटल है, बड़ा होगा। बच्चों एक चीज सोचना, मेरी इस फिंगर के रेस्पेक्ट में ये पेन बड़ा है ना? यस सर। लेकिन अगर मैं इसे तिरछा कर दूं तब साइज कैसा हो रहा है? हाइट इसकी दोनों की बराबर हो गई ना? यस। तो डी ऑर्बिटल कैसा है? झुका हुआ है, और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल वर्टिकल खड़ा हुआ है। तो क्या यहां पर बॉन्डिंग होगी या नहीं? होगी सर। तो साइज क्या हो गया? एंगुलर होने की वजह से डी ऑर्बिटल एंगुलर होने की वजह से कंपेरेबल हो गया ना? लेकिन अगर फास्फोरस की कहानी और क्लोरीन की कहानी देखें तो फास्फोरस का तो ऑर्बिटल एंगुलर होगा, जबकि क्लोरीन का ऑर्बिटल वर्टिकल होगा। किसमें एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी? ऑक्सीजन वाले में। ऑक्सीजन वाले में। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग फास्फोरस ऑक्सीजन में अच्छी होगी ना? हाँ सर। अगर डी पाई पी पाई ऑक्सीजन में अच्छी है तो फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? फॉस्फोरस ऑक्सीजन। फास्फोरस ऑक्सीजन। तो जब यहां पर ये रिएक्शन हो रही है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, तो टूटेगा कौन सा बॉन्ड? वीक बॉन्ड टूटेगा ना? तो Cl टूट गया। यस सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर। सर ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, मतलब एक बना के? बच्चे एक 3 Cl है, तीनों हट जाएंगे। तो मैं इसे डार्जन मेथड में बच्चों बाद में देखूंगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे पास ROH है, इसकी 3 मॉलिक्यूल लेकर PCl3 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो मुझे क्या मिलेगा? RCl मिल जाएंगे, और दूसरा साथ में क्या मिलेगा? H3PO3 मिल जाएगा। H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है बच्चों? यस सर। अगर यहां पर इसका रिएजेंट नहीं कोई? क्या सर इसका रिएजेंट नहीं है कोई? ये रिएजेंट ही तो है भाई। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ना, अल्कोहल से क्लोरो हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट तो PCl3 ले रहे हैं ना। कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, जरूरी नहीं है हर जगह कैटलिस्ट हमें चाहिए। ओके सर। ठीक है, अगर मैं ROH की PCl5 के साथ रिएक्शन करा देता तब मुझे क्या मिल जाता? RCl मिल जाता प्लस H3PO4 मिल जाता। तब क्या केस देखने को मिलता? H3PO4, यहां ना 5 के 5 क्लोरीन निकल जाते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाता? H3PO4 में। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जो एक इन शॉर्ट में एक छोटी सी स्टेटमेंट में अपनी कहानी खत्म कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? फास्फोरस के हैलाइड OH के लिए भूखे हैं। क्या कह रहा हूं बच्चों मैं? फास्फोरस के हैलाइड मैं क्या कह सकता हूं? PCl3, PBr3, PI3, PCl5, ये सब किसके लिए हैं? भूखे हैं। ये सब किसके लिए भूखे हैं बच्चों? OH के लिए। अगर OH के लिए भूखे हैं तो OH को खा जाएंगे। यस सर। और अगर OH को खा जाएंगे तो क्या बनाएंगे? RX बनाएंगे, RCl बना लेंगे, RBr बनाएंगे, RI बनाएंगे, RCl बनाएंगे। तो कहीं भी अगर मैं PCl5 ले लेता हूं तो OH ग्रुप है तो OH ग्रुप को क्या करेंगे? हटा देंगे।
लेकिन लेकिन कंडीशन है, अगर मेरे पास फिनॉल है तो फिनॉल का OH नहीं हटा पाएंगे ये बच्चों। ये क्या करेंगे, फिनॉल का OH ग्रुप नहीं हटा पाएंगे, ठीक है बच्चों। यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ना, रिंग में रेजोनेंस में चला जाता है ना। यस सर, यस। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके लोन पर अवेलेबल नहीं होता। लोन पेयर इधर चला गया तो उधर के लिए अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई ना। यस और सर। दूसरा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो तोड़ना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। यस सर। समझ में आ गई कहानी। सर तो अगर कहीं भी OH डीलोकलाइज है तो हमेशा ये रिएक्शन नहीं होगी बच्चे, अगर रिंग भी नहीं है तो, अगर लिनियर चेंज। अभी 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 वो केस भी देखता हूँ। मेरे पास है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। यस सर। इसका लोन पेयर इधर डीलोकलाइज हो सकता है ना। यस सर। ये होगा, लेकिन यहां पर कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, इसमें या इसमें, किसमें ज्यादा रहेगा, पहले फर्स्ट में या सेकंड में, किसमें ज्यादा रहेगा बच्चों ये। सर फर्स्ट में। फर्स्ट में, क्योंकि जिसमें चार्ज नहीं होते वो ज्यादा स्टेबल है। यस सर। तो ये डोमिनेट करेगी, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये दूसरे को दे सकता है या नहीं, दे सकता है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं इसी की रिएक्शन PCl3 के साथ करा दूं तो OH हट जाएगा, यस सर। प्लस PCl3 तो क्या बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा। तो यहां से भी OH को हटा दिया ना इसने। तो जो ये एक्सेप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ फिनॉल में होता है। फिनॉल के लिए है बच्चों, एरोमेटिक अल्कोहल्स के लिए। ठीक है सर, एरोमेटिक अल्कोहल्स। ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखाना। लास्ट स्लाइड। सर एक्सेप्शन क्या है, जरा रिपीट कर सकते हो क्या। हाँ बच्चे, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, ये फिनोलिक अल्कोहल जो होते हैं ये PCl3 PCl5 मींस फास्फोरस के हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं देते, बाकी सब रिएक्शन देंगे। ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल्स देंगे, एरोमेटिक अल्कोहल्स नहीं देंगे, मींस फिनॉल्स नहीं देंगे, एरोमेटिक अल्कोहल देंगे, एलिफेटिक अल्कोहल देंगे, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्शन देगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो एक OH ग्रुप है। हाँ सर। इस OH को हटाकर Cl जोड़ देंगे। अगर PbR3 होता तो Br जोड़ देते। अब PbR3 और Pi3 बच्चों अनस्टेबल होते हैं। PbR3 और Pi3 क्या है बच्चों, अनस्टेबल है, इसलिए हम क्या लेते हैं, रेड फास्फोरस प्लस Br2, या ये क्या बना लेगा, PbR3 बना लेगा। ठीक है सर, इसका नाम भी तो होता है लिंडला शायद, ऐसे। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा कोई नाम नहीं होता, जहां नाम आएगा मैं बताऊंगा, ऐसे हवाई नाम मत बनाओ। सर नहीं तो हाइड्रोकार्बन में था। अरे हाइड्रोकार्बन में ये नहीं था भाई, तो अलग है, वो तो वो अलग बच्चे H2PDC BaSO4 विद क्यूनोलिन था, वो था लिंडलार कैटलिस्ट। वो ये उसकी हम बाद में बात करेंगे सर। हाँ बच्चों, एक चीज समझो, आपके घर में आप लोग चाय पीते होगे, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बच्चे लोग चाय पीते हैं। तो हम क्या करते हैं, सुबह चाय बनाकर रख दी, रात को जब मन करा तब पी लिया, या जब जरूरत होगी तभी बनाएंगे, जब जरूरत होगी तब बनाएंगे। जब जरूरत होगी तभी बनाएंगे। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएजेंट की जब जरूरत हो तभी बनाई जाए, तो ऐसे रिएजेंट को बोलते हैं, रिएक्शंस को बोलते हैं इन सीटू। जब रिएजेंट की जहां जरूरत है उसी समय पर हमने क्या करा, अपना रिएजेंट तैयार करा, जब जरूरत थी तभी बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू रिएक्शन। ठीक है, तो PbR3 अनस्टेबल था, रिएक्शन में लाना पॉसिबल नहीं था, मींस हम रिएजेंट रख ही नहीं सकते, अनस्टेबल है, डिकम्पोज कर जाएगा। तो हमने क्या करा, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन लिया, उनका मिक्सचर यूज किया। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो PbR3 बनाएगा, और जब PbR3 बनाएगा पास में अल्कोहल है, रिएक्शन हो जाएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास पहले से रखा हुआ है PbR3, उसे यूज करें, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता।
तो PbR3 और PI3 अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको कैसे कराते हैं? इन सीटू कराते हैं। क्लियर? सर बेंजोइक एसिड नहीं करेगा? क्या बच्चे? सर ये रिएजेंट्स ना वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे। नहीं बच्चे, रिएजेंट कैटलिस्ट की तरह तो तब एक्ट करते ना जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रोडक्ट में अपीयर नहीं होते। हाँ सर। लेकिन या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। यस सर। बच्चों कुछ जगह ऑटो कैटालिसिस होता है, कुछ जगह ऑटो कैटालिसिस होता है, वो हम सेग्रीगेट पढ़ेंगे, वो हमारे इस जगह काम का नहीं है। PBI3 का क्या होता है? क्या बच्चे? PI3 का क्या होता है सर? जैसे रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। ठीक है सर। आंसर एक कंफ्यूजन और थी सर। सर जैसे हमने पढ़ा था कि जो फिनॉल का जो ये डीलोकलाइजेशन होता है ये इतना अच्छा नहीं होता बिकॉज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो फिर भी तो ये थोड़ी मतलब इसमें भी तो अच्छा रेजोनेंस नहीं है, तो इससे क्यों नहीं लेता है? बच्चे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रेजोनेंस नहीं हो रहा है सर। फिर तो जो बेंजोइक है उसको, सॉरी बेंजोइक एसिड बोल रहा हूँ, इसमें भी हो रहा है, जो फिर फॉर्मिक एसिड में भी हो रहा है। ये एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है बच्चे, तो रिवर्ट कर जाता है। सर बेंजोइक एसिड करेगा रिएक्शन? क्या बच्चे? सर बेंजोइक एसिड करेगा, बेंजोइक एसिड करेगा, उसमें रिंग में डीलोकलाइजेशन नहीं होता बच्चे। सर हाँ बच्चे। सर एक जीओसी का डाउट था बच्चे यार कंसेप्ट पढ़ ले क्लास के बाद, क्लास के। हाँ बच्चे लास्ट में पूछना। समझ में आ गई बच्चों ये कहानी? यस सर। अच्छा, अब बच्चों ये वाली कहानी समझ में आ गई। तो हमने देखा फास्फोरस के हैलाइड अगर हम यूज करते हैं, बेंजोइक बिल्कुल करेगा बच्चे, बेंजोइक एसिड रिएक्शन करेगा। फास्फोरस के हैलाइड से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट मेथड बच्चों, नेक्स्ट मेथड क्या कह रहा हूं? डार्जन मेथड है बच्चों। होपफुली आप लोगों ने ये वाली कहानी नोट कर ली होगी। मैं इस स्लाइड को इरेज कर दे रहा हूँ। कर ली सर, कर ली सर। ठीक है, अब बात करता हूं बच्चों डार्जन मेथड की। बच्चों बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट मेथड एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड। एल्कोहल से, ये नहीं कह रहा हूं ओवरऑल बेस्ट मेथड है, एल्कोहल से अगर हमें हेलो एल्केन बनाना है उसका बेस्ट मेथड है। ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या यूज कर रहा हूं यहां पर? SOCl2 यूज करूंगा। क्या यूज करने वाला हूं बच्चों? SOCl2। SOCl2 इज नोन एज थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 का नाम बच्चों याद रखना है, थायोनिल क्लोराइड। अगर मेरे पास कोई एल्कोहल है RCH2OH, कोई सा भी एल्कोहल है, मैंने एक एल्कोहल ले लिया, इसकी मैंने SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई। SOCl2 के साथ। अब बच्चों ये रिएक्शन SOCl2 के साथ पिरिडीन की एब्सेंस में भी हो सकती है, पिरिडीन की प्रेजेंस में भी हो सकती है। बच्चों पिरिडीन की एब्सेंस और प्रेजेंस में मैकेनिज्म चेंज हो जाती है। प्रोडक्ट सेम मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो अभी बस आपको ये लिखना है, हमने क्या लिया? RCH2OH SOCl2 के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे, हमें क्या मिला? RCH2Cl, हेलो एल्केन मिल गया, साथ में HCl मिलेगा और SO2 मिलेगा। SO2 गैसियस है, HCl गैसियस है, दोनों गैसियस प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो रिएक्शन अगर रिवर्सिबल होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस होंगे या नहीं? नहीं होंगे सर। नहीं होंगे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा और प्योर फॉर्म में मिलेगा। यस सर। क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो तो एस्केप कर गए ना। यस सर। यस सर। इसलिए डार्जन मेथड हमारे लिए क्या है? एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट जो है वो सॉल्यूशन को छोड़कर चले जाते हैं। क्लियर है बच्चों? HCl गैस है। बच्चों HCl तो गैस ही है।
अगर पानी में नहीं है तो HCl गैस है, छोड़कर चली गई। सर यहाँ पे pyridine सॉल्वेंट हो गया हमारा और SOCl2 यहाँ पे हमारा रिएजेंट हो गया। रिएजेंट है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। सर एक बार रिपीट कर दो। कैटलिस्ट है क्या बच्चे? pyridine कैटलिस्ट। pyridine सॉल्वेंट है, SOCl2 रिएजेंट है और RCH2H अल्कोहल जो है वो हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, यस सर। SOCl2 के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं pyridine में, तब हेलोएल्केन बनेगा और दो गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर को छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि ये रिएक्शन मिक्सचर को छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर एक तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो पाएगी और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इम्प्योरिटी कम से कम होंगी। तो ये हमारा एक अच्छा मेथड माना जाता है, डार्जन मेथड, हेलोएल्केन के प्रिपरेशन का अल्कोहल से। क्लियर है बच्चों? अब pyridine का सॉल्वेंट का क्या रोल होता है ये हम बाद में देखेंगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वहां पर समझेंगे बच्चों। अभी परेशान मत हो, इससे बस इतना ही याद रखना। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सर वो वाली रिएक्शन अभी लिखवा दो विदाउट pyridine वाली। बच्चे सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम ही प्रोडक्ट है सर। सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बस उसमें कुछ स्टीरियोकेमिकल चेंजेस आएंगे, वो हम तभी बात करेंगे बच्चों। तो तुम प्रेफर कौन सी करते हैं, विद pyridine या फिर विदाउट pyridine? बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही प्रेफर करते हैं। अगर pyridine है तो pyridinium क्लोराइड बन जाएगा, अगर विदाउट pyridine है तो वो HCl निकल जाएगा, ऐसा कहते हैं हम। एक बार रिपीट करना। बच्चे अगर हम pyridine लेते हैं तो pyridine में HCl रुक जाता है, pyridinium क्लोराइड बना लेता है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। और अगर pyridine नहीं है तो HCl निकल जाता है। दोनों ही केस में HCl सॉल्यूशन में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना आसान हो जाता है, इसीलिए हम सॉल्वेंट को लेना पसंद करते हैं। तो HCl को फिर प्रेसिपिटेट नहीं दिखाना चाहिए था, मतलब डाउनवर्ड नहीं दिखाना चाहिए। बच्चे वो एक्चुअली मैंने एस्केपिंग टेंडेंसी दिखाई है, pyridinium क्लोराइड नहीं बनाया है मैंने। बच्चों अभी आपसे क्या कह रहा हूँ, इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे बात करूंगा SN2 रिएक्शन की और SNI रिएक्शन की। तब हम SN2 SNI को पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कहाँ प्रोडक्ट सेम बनेंगे, कहाँ पर प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म से बनना है, कहाँ SNI से बनना है। मतलब प्रोडक्ट भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम बाद में बात करेंगे बच्चों, मैं बताऊंगा वो अभी इसी चैप्टर में जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ पढ़ेंगे, तब वहां पर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल में डिस्कस करूंगा, SN1 SN2 SNI तीनों डिस्कस करूंगा। तब हम उसको इस बात को समझेंगे। अभी आप इतना याद कर लो। तो अभी के लिए हम ये याद कर लें कि जो HCl है वो सॉल्यूशन छोड़ के उड़ जाता है। बस आप ये याद कर लो, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराता हूं तो RCH2Cl बनेगा, बस और कुछ याद नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बेस्ट मेथड है, डार्जन मेथड। क्यों है? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो सॉल्यूशन में नहीं रहते, वो एस्केप कर जाते हैं। ठीक है बच्चों? यस। चलो नेक्स्ट बच्चों, एक हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे सबस्ट्रेट है जिनसे हम हेलोएल्केन सिंगल स्टेप में नहीं बना सकते, डायरेक्टली नहीं बना सकते, लेकिन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और इसके लिए एक रिएक्शन, नेम रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हमने अप्रिशिएट करने के लिए, मींस साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करने के लिए उनका नाम जोड़ दिया है रिएक्शन के साथ। तो इसको एक नाम दिया गया, दो साइंटिस्ट थे, बोरोडाइन और हंसडिकर। तो इस पूरी रिएक्शन का नाम है बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन, या इन शॉर्ट इसे हंसडिकर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है? यस। अच्छा, अब ये ऐसे ही समझ लो जैसे अगर आप में से किसी के नाम का किसी के कंट्रीब्यूशन को अगर हाईलाइट करना है तो उसी का नाम उस चीज के साथ जोड़ दिया जाए। ठीक, अब क्या ले रहे हैं हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं बच्चों हम? सिल्वर सॉल्ट।
तो मेरे पास है RCOO बच्चों सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारा सॉल्ट है या नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है ना, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन के कॉम्बिनेशन से बना है। यस सर। यस सर। कैल्शियम कार्बोनेट को हम अपने घरों में देखते हैं एज मार्बल घरों में लगाया, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है। यस सर। पानी में डिसॉल्व हो जाता है या नहीं? नो सर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं? नहीं है। नहीं है। सर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल। तो सॉल्ट्स कैसे हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, या दोनों में से कोई भी हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। अच्छा कसम खा लो, ऑल salts are strong electrolytes. यूनिवर्सल ट्रू है, ऑल salts are strong electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बच्चे? नहीं सर पहले आप बोल लीजिए। हाँ मैं कह रहा हूं अभी तक हम ये देख रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो डिसोल्यूशन जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी को बता रहा है बच्चों। कम डिसॉल्व हो रहा है या ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, ये क्या बता रहा है? वो ज्यादा सॉल्युबल है या कम सॉल्युबल है, यही तो बता रहा है ना। यस सर। अच्छा अगर मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि पूरा का पूरा आयंस में टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? पूरा का पूरा आयंस में टूट जाता है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा का पूरा आयन में डिसोसिएट नहीं होता। जैसे अगर मैं NaCl को पानी में डालता हूं तो सॉल्यूशन में मुझे क्या मिलेंगे? सोडियम आयन मिलेंगे और क्लोराइड आयन मिलेंगे या नहीं? एक्वस मिलेंगे सर। मिलेंगे। यस सर। क्या अनडिसोसिएटेड सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल मिलेंगे सॉल्यूशन में? नहीं सर। नहीं मिलेंगे। नो सर। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालता हूं तो मुझे कैल्शियम आयन मिलेंगे एक्वस और कार्बोनेट आयन मिलेंगे ना एक्वस। यस सर। यस सर। क्या अनडिसोसिएटेड कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। अनडिसोसिएटेड कैल्शियम कार्बोनेट तो होगा लेकिन वो सॉल्यूशन में नीचे पड़ा रहेगा। बच्चों मैंने मार्बल स्टोन पानी में डाल दिया तो क्या कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में अलग हो गया या नहीं? हो गया। कितना हुआ? थोड़ा। बहुत थोड़ा। मतलब सॉल्युबिलिटी बताइए। हाँ सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है यही तो कहूंगा कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए वो सारे के सारे कैल्शियम और कार्बोनेट आयन में टूट चुके होंगे। यस सर। अगर 5 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए तो 5 कैल्शियम आयन और 5 कार्बोनेट आयन होंगे। सॉल्यूशन में कोई अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए जितने भी सॉल्ट है वो सारे के सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जितना भी डिसॉल्व हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक वो हाईली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल हो सकता है या स्पेरिंगली सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन कोई भी सॉल्ट हमारा कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब? स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। ओके सर। जैसे घर पे अगर मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया, उसमें से एक डिब्बा भर के बनाया है, उसमें से 1 चम्मच तुमने खा लिया, मम्मी को पता चलेगा या नहीं? नहीं पता चलेगा। चल जाएगा सर। सर हम नीचे से थोड़ा ऊपर से चलते हैं। बच्चों बिल्कुल पता नहीं चलने दोगे? फिर भी पता चल जाता है। अरे इतना बड़ा डिब्बा है, इतना बड़ा डिब्बा है, इसमें से यहां से तुमने एक छोटा सा बाइट निकाल कर खा लिया, बाद में इसको लेयर को यूनिफॉर्म कर दिया, पता ही नहीं चलेगा। क्या कैसी बातें करते हो। चलो
अब मैंने क्या लिया है, RCOCOAG, सिल्वर सॉल्ट लिया है एसिड का, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, Br2 के साथ। मेटल की ब्रोमीन के साथ, सिल्वर की ब्रोमीन के साथ एफिनिटी बहुत हाई होती है। जैसे ही हमने सॉल्ट में को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई, क्या सबसे पहले क्या होगा, AgBr के साथ चला जाएगा। क्या बन गया, AgBr। सबसे पहले क्या निकला, AgBr। उसके बाद जो एक कार्बन COO ग्रुप है, ये किसके फॉर्म में अलग हो गया, CO2 के फॉर्म में। और तीसरा R बचा और एक Br बचा। R के साथ क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया। क्लियर? यस सर। अब AgBr जो है वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और CO2 गैस के फॉर्म में निकल सकता है। हाँ बच्चों, क्या कंफ्यूजन है, पूछो। अगर यहाँ पे Ag लेने का पर्पस यही था ना कि AgBr को प्रेसिपिटेट करा दे। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो इसको हम बेस्ट मेथड क्यों नहीं मानते? अच्छा, बेस्ट मेथड क्यों नहीं मानते? पहले तो बच्चों मैंने बेस्ट मेथड किसके लिए कहा था, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने वाला बेस्ट मेथड माना, अल्कोहल से बनाया था ना, उसके लिए बेस्ट मेथड कहा था, अल्कोहल से कन्वर्ट करना हो तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, ये जो रिएक्शन है, दिस इज ए स्टेप डाउन प्रोसेस। ये कौन सी है बच्चों, एक स्टेप डाउन प्रोसेस है। स्टेप डाउन का मतलब है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबस्ट्रेट में कम हो रहे हैं। सबस्ट्रेट में नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, n+1 थे ना। R के पास अगर n कार्बन थे और एक ये था, तो n+1 कार्बन थे। तो यहां पर कितने कार्बन बचे, n कार्बन बचे ना। एक कार्बन तो चला गया CO2 के फॉर्म में, तो कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, यहां पर एक कम हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक स्टेप डाउन प्रोसेस कह रहे हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। तो बोरोडाइन हंसडीकर में क्या कर रहे हैं, हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले रहे हैं, उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, RBr बन जा रहा है, CO2 निकलेगा, AgBr निकलेगा। ठीक है? यस सर। अच्छा, आसान सा मेथड है। पेपर में ये जो रिएक्शंस आती है, इनके नाम से भी पूछी जा सकती है। बिल्कुल पूछी बच्चे, बिल्कुल पूछी जा सकती है। ओके बच्चों, नाम की अपनी इंपॉर्टेंस है। किसने ये क्वेश्चन पूछा था? सर मैंने ऋषभ, अगर मुझे नाम नहीं पता है तो मैं तुमसे कैसे बुलाऊंगा, अरे ओ कुछ ऐसा नाम लूंगा, और अगर मैं इस तरह से कॉल करूंगा या फिर मैं तुम्हें नाम से बुलाऊं, कौन से ज्यादा अच्छा मेथड है? नाम से। तो कहीं मैं तुम्हें कुछ सिंबल्स के साथ या कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से कॉल कर सकता हूँ, या कभी मैं तुम्हें नाम से कॉल कर सकता हूँ। ज्यादा अच्छा तभी लगेगा जब हम नाम से कॉल करते हैं। तो इन साइंटिस्ट को जो नाम रिएक्शन के साथ दिया गया है, वो उनके कंट्रीब्यूशन को मतलब रेस्पेक्ट देने के लिए हमने किया है। तो उनका नाम की वैल्यू है यार, थोड़ा रेस्पेक्ट करें। हालांकि इन्होंने रिएक्शन बनाई, हमारे लिए आफत कर दी, हमें याद करनी पड़ेगी, लेकिन सिंपल सी रिएक्शन है, कोई टेढ़ी रिएक्शन नहीं है। एक तो एक काम की चीज क्या है, ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है, प्रोसेस है। और दूसरा ये क्या है, ये रिएक्शन बच्चों रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। ये किससे हो रही है बच्चों? रेडिकल मैकेनिज्म से। सर इधर हेल्पर में से कुछ तो लिया नहीं हमने। क्या बच्चे? सर इधर हीट लाइट वगैरह में से कुछ तो लिया नहीं इस रिएक्शन में। ये सारा काम सिल्वर ने कर दिया बच्चे। अच्छा, वो फोटो, ये सिल्वर ने ऐसा काम कर दिया, सिल्वर ने रेडिकल जनरेट करवा दिया था, उसने काम कर दिया।
मैकेनिज्म बच्चों ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन जेई में बहुत काम की रिएक्शन है। तो बस आपको ये रिएक्शन याद करनी है, इसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्यूरियोसिटी होगी तो बता देना, मैं बता दूंगा, अदरवाइज काम की नहीं। मतलब टाइम वेस्ट करना है अगर हम जबरदस्ती इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं तो। हर एक की रिएक्शन मैकेनिज्म हमने नहीं करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हैलाइड एक्सचेंज, एक हेलोजन को हटाया, दूसरा हेलोजन लगाया। एक हेलोजन को हटाएंगे, दूसरे को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। यस अच्छा, सर। यहां पर हम दो रिएक्शन देखते हैं, एक फिंकेलस्टीन रिएक्शन है और दूसरी है बच्चों स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। कौन सी है? स्वार्ट्स रिएक्शन। अब पहले फिंकेलस्टीन की बात करते हैं बच्चों। एक मिनट में आ रहा हूं जरा। हाँ बच्चों, फिंकेलस्टीन की रिएक्शन कराएं। तो बच्चों फिंकेलस्टीन में क्या कर रहे हैं हम? आयोडीन को इंसर्ट कर रहे हैं। किसको इंसर्ट करना है हमें? आयोडीन लेकर आना है। बच्चों नाम में एफ लिखा है, एफ से शुरुआत है, एफ नहीं लाना है। बच्चों कई बार कंफ्यूजन होता है। मैंने क्या करा, आर एक्स ले लिया। आर एक्स क्या है? एक हेलो एल्केन है। यस सर। ये एक्स जो है ये हो सकता है या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, इन दोनों में से कोई एक है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों? आरएक्स की रिएक्शन करा रहे हैं। आरएक्स मींस आरसीएल या आरबीआर की रिएक्शन करा रहे हैं विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। हमें क्या मिल जाएगा? आई यहां पर जुड़ जाएगा, मींस आर आई बन गया, सोडियम एल्काइल आयोडाइड बन गया, और साथ में क्या मिल गया? NaX मिल गया, NaCl या NaBr। बच्चों आपने कोवेलेंट बच्चों आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ा है या नहीं? फैजान रूल। अच्छा, अगर बच्चों NaCl, NaBr और NaI में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा? NaI में होगा। क्या बच्चे, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? NaI। अच्छा, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो मैं ये कहूंगा NaI में कोवेलेंट ज्यादा है, NaBr में कम है, NaCl में सबसे कम होगा। यस। अगर मैं आयनिक कैरेक्टर की बात करूं तो क्या ऑर्डर होगा? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो, वेरी गुड। अब बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर मैं लेता हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इस तरह के होंगे ना? यस। उसमें अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो उसमें आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड विल बी हाई। और अगर बच्चों मैं एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं
एप्रोटिक कैसे है? पोलर। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों? आयनिक की या सर, अभी भी कोवेलेंट? आयनिक की ज्यादा होगी। आयनिक की। नहीं बच्चों, सर नॉन आयनिक कोवैलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? पोलर हो सकते हैं ना? हाँ सर। तो पोलर कोवेलेंट की ज्यादा होगी या नॉन पोलर कोवेलेंट की ज्यादा होगी? नॉन पोलर नहीं। बच्चों पोलर है तो लाइक डिसॉल्व लाइक होगा ना, पोलर में पोलर डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट है लेकिन पोलर है, तो इसमें किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? पोलर कोवैलेंट। पोलर कोवेलेंट। क्लियर है बच्चों ये स्टेटमेंट दोनों? सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वही होता है ना जिसमें हाइड्रोजन होता है? हाँ हाँ, जैसे वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। सर तो फिर जो पोलर प्रोटिक होते हैं सर, मतलब ये कंफ्यूज कर रहा है, मतलब पोलर प्रोटिक भी पोलर होते हैं और जो ए प्रोटिक होते हैं वो भी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। हाँ अगर बच्चे देखना एक बात देखना, क्या ये H+ आयन दे सकता है या नहीं? नहीं दे सकता। क्या इसमें पोलैरिटी है या नहीं? है। तो ये पोलर है लेकिन प्रोटिक है या नहीं? प्रोटिक नहीं है। तो पोलर ए प्रोटिक कहलाएगा। यस सर। एग्जाम इसका नाम क्या है? DMSO है ना? यस सर। एसीटोन क्या है? एसीटोन क्या है? पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक? और ये ए प्रोटिक है। पोलर या नॉन पोलर? पोलर। पोलर प्रोटिक। तो एसीटोन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कैसा है? क्यों बच्चों यहां पर एसीटोन दिया गया है तो मैं ये कह सकता हूं ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ए प्रोटिक। अब पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में इन तीनों की सॉल्युबिलिटी अगर चेक करें तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? NaCl। यार जल्दबाजी में नहीं बोल बच्चे। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें कोवेलेंट ज्यादा, कंपाउंड ज्यादा डिसॉल्व होंगे या आयनिक? सर NaI। कोवेलेंट ज्यादा डिसॉल्व होंगे। और सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? NaI। तो NaI तो एसीटोन में सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन NaCl और NaBr नहीं है। तो हमने क्या लिया? NaI को एसीटोन में डिसॉल्व कर लिया, डिसॉल्व हो जाएगा ना, सॉल्यूशन बन जाएगा। यस सर। अब यहां पर I- जो मिला NaI से, वो I- यहां पर अटैक करेगा, Cl को हटाएगा। देखना बच्चों, यहां पर NaI था, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव कोवेलेंट था ना? यस सर। अब यहां पर NaI आया, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, ये I को हटा देगा। एक जगह R के ऊपर I अटैक कर रहा है और X को Na लेकर भाग रहा है। बात समझ में आ गई भाई? एसीटोन में NaI है, NaI में I तो R के ऊपर अटैक कर रहा है, X को Na लेकर भाग रहा है। बात क्लियर है? यस सर। जैसे ही ये NaX बना, मींस NaCl या NaBr बना, वो एसीटोन में सॉल्युबल होगा या नहीं? नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। यस सर। रिएक्शन रिवर्स हो पाएगी या नहीं? नहीं हो पाएगी। नो सर। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या कह सकता हूं? अगर मैं एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं इन एसीटोन सॉल्वेंट, तो मुझे एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। यस सर। क्लियर है बच्चों? Yes, This sir. reaction is known as Finkelstein reaction.
ठीक है सर। अगर हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज करेंगे, और उसके लिए हम क्या लेंगे, सोडियम आयोडाइड को एसीटोन में लेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। और रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। बच्चों ये लिख लेना, मैं SN2 को SN1 को डिटेल में पढ़ाऊंगा इस के बाद, मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद। प्रिपरेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे SN1 SN2 को, मींस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। सर अब पूछ लूं डाउट? हाँ पूछो बच्चे। बच्चों एक रिएक्शन बची है, चलो वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, प्रिपरेशन के वाली सर पार्ट। 4 एनिलीन ग्रुप्स दिए हुए हैं। 4 एनिलीन? यस सर। बेंजीन के ऊपर NH2, हाँ, उसमें सर एक के ऊपर COOCH3 ऑर्थो पे और पैरा पे लगाया हुआ है। क्या लगाया बच्चे? COOCH3। पैरा पे भी लगाया हुआ है सर। मेटा पे है सर एक में। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है। यस सर। सर जो दूसरा वाला है उसमें पैरा पे भी है और ऑर्थो पे भी है। एक में ऑर्थो पर है, एक में पैरा पर है, एक में ऑर्थो पैरा दोनों पर है। यस सर। सर वो नहीं है, पैरा पे एक पैरा पे सिंगल, एक मेटा पे और एक ऑर्थो पैरा दोनों पे। तो ये वाला नहीं है हमारे पास। ये भी है सर। सर मतलब एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक में ऑर्थो पैरा दोनों है। यस सर। सिंगल ऑर्थो का कोई केस नहीं है सर। तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है। यस सर। मोस्ट बेसिक कौन सा होगा इनमें से? मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? बच्चों बेसिक तो वो ज्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज कम से कम हो रहा हो। यस सर। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर मैं बात करूं तो क्या ऑर्थो पैरा में तो डीलोकलाइज होने के बारे में सोचेगा, लेकिन मेटा पर डीलोकलाइज तो नहीं होगा। यस सर। तो मेटा पर जो इफेक्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा? -I इफेक्ट लगेगा ना केवल। यस सर। -M तो लग नहीं सकता है। यस सर। अच्छा, अब इसकी बात करें तो इस वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रिंग में जाएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर। पैरा पोजीशन पर अगर रिंग में जाएगा, अगर रिंग में जाएगा, पैरा पर ये जाएगा, तो यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ रहा होगा, तो इधर डीलोकलाइजेशन के चांसेस थोड़े कम रहेंगे ना। जा सकता है लेकिन चांसेस तो कम ही होंगे ना। यस सर। अच्छा, लेकिन यहां पर ये क्या करेगा? अपनी तरफ होल्ड करके तो रख सकता है ना। यस सर। यहां पर भी होल्ड करके रख सकता है। आ गया सर समझ। क्लियर? यस सर। क्लियर है बच्चों? सर मैं तो 2-3 डाउट्स में पूछ रहा हूं। हाँ पूछ बच्चे। सर लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब सबसे स्टेबल कौन सा है ना? बच्चे एक चीज समझ, अगर घर में दो अलग अलग चीजें बनी है, एक तो बना है पनीर टिक्का और दूसरा बना है लौकी की सब्जी, तुम्हारे सामने रख दी जाए, तो कौन सी सब्जी जल्दी खत्म करोगे? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का। तो कौन ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा एनवायरमेंट में? लौकी की सब्जी। आधा खत्म होने में किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा? लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी में। तो हाफ लाइफ का मतलब आधा खत्म होने में कितना टाइम लगा? समझ में आ गया? आधा खत्म होने में मतलब मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में किसी चीज को आधा खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है?
हाफ लाइफ ये है। अगर लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ मीन्स आधा खत्म होने में वो सबसे ज्यादा टाइम किसको लग रहा है? यार तो वो फिर कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब किस बेसिस पे करेंगे? तो स्टेबिलिटी देखो, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम कंज्यूम होगा ना। यस सर। वो रिएक्ट कम करेगा, तो स्टेबिलिटी के टर्म में बात कर रहे हैं। यस सर। एंड सर लिक्विड सॉल्यूशन से भी एक दो क्वेश्चन थे सर कि अगर जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा था जिसमें गिवन था कि जो राउल्स लॉ है वो एक गिवन टेम्परेचर पे फॉलो नहीं कर रहा, जो मेरा सोल्यूशन है वो एक गिवन टेम्परेचर पे राउल्स को फॉलो नहीं कर रहा सर। तो जैसे जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा था तो उसमें लिखा था ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स अगर कोई सोल्यूशन फॉलो नहीं करता तो उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन कह सकते हैं। तो इस केस में मैं कंसीडर करूं उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन, या फिर मैं इसमें राउल्स लॉ लगाऊं? बच्चे क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन पढ़ेगा तब मैं बताऊंगा इसको। तो क्वेश्चन तो ढूंढना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं बच्चे, मार्क कर लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, बताऊंगा मैं। सर हाँ बच्चे। सर एक क्वेश्चन था Hg2Cl2। हाँ इसका वन ऑफ फैक्टर क्या होगा अगर ये 100% डिसोशिएट होगा? बच्चे Hg2Cl2 का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 होगा। सर कैसे? Hg2 एक सिंगल आयन है। इस फॉर्म में डिसोसिएट होता है बच्चे। सर HgCl2 तो होता है ना कोवेलेंट कंपाउंड। बताओ। कोवेलेंट होता है ना सर HgCl2। बच्चे कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है। हाँ वही सर, तो कल बच्चे यही कंफ्यूज हो रहे थे कि H ये ऐसे थोड़ी होगा डिसोसिएट जो आपने पहले लिखा। नहीं बच्चे Hg2Cl2, ये HgCl2 कह रहे हो तुम। यस सर, वही वो ना एक ग्रुप है फिजिक्स का, उस पे कंफ्यूज हो रहे थे कि बच्चे ये ना अलग ऐसे होगा। ऐसे रहता है, Hg बॉन्ड होता है, इस पर प्लस इस पर प्लस, इस तरह का चार्ज होता है। तो ये Hg2 इस तरह से होता है, मरकरी मरकरी बॉन्ड होता है इसमें। सर एक लिक्विड सोल्यूशन की बात पूछनी थी। हाँ। जो हमारा वाटर प्लस इथेनॉल वाला सॉल्यूशंस होते हैं कि सर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले, उसमें तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन मान लेते हैं। मान कर बच्चे। हाँ आगे बोल आगे बोल। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं जिसमें ये आइडियल सॉल्यूशन है या नहीं है, उसमें हम बोलते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो सर एक ना ऐसी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें यही दो चीज थी, उसका ग्राफ पूछा हुआ था। तो अगर हम उसका आइडियल कैरेक्टर लेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से करेंगे तो आंसर अलग आएगा। लेकिन हम एक बात बता, तेरी बात से एग्री करके मैं क्वेश्चन समझ गया तेरा। एक बात बता, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशंस। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए? वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट ही होते हैं बच्चे, मतलब अच्छे खासे डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट के लिए हम बात करते हैं। यस सर। तो वेरी डाइल्यूट और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा? आइडियली बिहेव शो करेगा ना। ओके सर। हाँ। लेकिन सर फिर क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ लिखा होता नहीं है कि डाइल्यूट वगैरह है। बच्चे वो लिखा नहीं होता, ये हमें ना प्रैक्टिस करके समझना है, धीरे धीरे हम समझेंगे। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझोगे, क्वेश्चन का फ्रेम समझ में आएगा, किस रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है सर। ठीक है। किसी रिंग पे नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, किसी रिंग पे नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल जुड़े हुए हैं। हाँ। आंसर जो वो दो मिथाइल वो नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, ऐसा तो केस है। तो फिर इसमें SIP लगेगा? ये केस है। हाँ यस सर। तो बच्चे स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन है, तो इसमें नाइट्रोजन पर तो ऑलरेडी प्लस चार्ज है, तो इसका प्रोटोनेशन हो सकता है। सर जो नाइट्रोजन है वो भी बॉन्ड, वो उसको भी बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन और रिंग के बीच में बॉन्ड है। अच्छा, कुछ इस तरह का है। यस सर। अच्छा यस सर। तो स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन लगेगा या नहीं लगेगा? बच्चे SIP का केस हम कहाँ देखते हैं? जब जैसे NH2 पे एक साइड में लगा होता है।
जब वो इसकी तो हम तभी देखेंगे ना जब 1 डिग्री अमीन होगी। यहाँ पे तो ये 3 डिग्री अमीन हो गई। पहला तो 1 डिग्री और दूसरा क्या है, हमारे ऑर्थो डैश पोजीशन क्या हो, बल्कि ग्रुप से फंसे हुए हो। यस तब देखते हैं। इसमें नहीं लगेगा फिर बच्चे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत हाई होना चाहिए ना, तभी तो लगेगा। स्टेरिक इनहिबिशन कब हो रहा है, शेयर क्लाउड क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, तुम्हें ऑटो में जा रहे हो, ऑटो में दिक्कत कब होगी, जब तुम 3 पतले पतले लोग बैठे हो एक साइड की सीट पर, या 2 बहुत मोटे मोटे लोग के बीच में तुम फंस गए हो। जब 2 बहुत मोटे मोटे लोगों के बीच में। हाँ, तो इनहिबिशन कब होगा तुम्हारा ऑटो में बैठने के लिए, इनहिबिट कब करोगे, जब मोटे लोग पास में है या पतले पतले लोग पास में है? जब मोटे लोग पास में है। तो बल्कि ग्रुप होने चाहिए ना पास में, ऑर्थो डैश पोजीशन पर। सर तो जो आपने पहले वाला स्ट्रक्चर बनाया वहां पे भी SIP नहीं लगेगा? नहीं, वहां तो फ्री है। सर लिक्विड के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना सर कभी वो मोलैरिटी यूज कर लेते हैं, कभी मोलैरिटी यूज कर लेते हैं। बच्चे मोलैरिटी और मोलैलिटी को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। मतलब जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में लगाते हैं उसमें फिर हम उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं ना। बच्चे अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डेंसिटी में डिफरेंस आएगा या नहीं, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा। बहुत नेग्लिजिबल। तो जो सॉल्वेंट का मास होगा और सॉल्यूशन का मास ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे ना। यस सर। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी बराबर हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है बच्चे। चैतन्य बच्चे, मैंने कहा था, लेकिन टेक टीम का काम है, मैं टेक टीम को दोबारा बोलता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है, फिर कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू सर। ओके बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। बच्चों, वेलकम बच्चों।